है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे और इसका जो पीडीएफ होगा वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। और जल्दी ही अगर आपने लेट्स लर्न की जो एंड्रॉइड ऐप है उसको डाउनलोड ना किया हो तो उसको कर लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कल भी मैं भूल गई थी। ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा लेट्स लर्न, वो सेम लोगो दिखेगा, वहाँ मॉक टेस्ट की फॉर्म में भी ये चीजें मिलने लगेंगी। ठीक है बात। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, एक बार देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 1 इज देखिए, आंसर कीजिए। वैसे आज माइक्रो टीचिंग होनी थी बट थोड़ा सा जो है तो स्केड्यूल है वो बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया। ऐसे खाना खाने की भी फुर्सत नहीं मिली दिन भर में, पता नहीं खिंच गई जो बातें थी, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स थे। खैर कोई बात नहीं, वो तो ठीक है। बहुत ही चीजें धीरे धीरे ऐसे सेटल होने से पहले होती हैं चीजें। बताइए एक बार, मैंने वीडियो शेयर किया, आपने किया, अरे बहुत बढ़िया टीडी तिवारी, हम भी कर देंगे है ना। चलो सब मिलकर शेयर ही कर लेते हैं, कल पढ़ लेंगे। खैर मजाक कर रही हूँ। आइए फिर एक बार स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, ग्रेट। आज चश्मा कहाँ है? बेच दिया ऐसा चश्मा, उसमें हीरे लगे थे और वो ऑक्शन में रखवा दिया है। मजाक कर रही हूँ। खैर एक बार क्वेश्चन का आंसर कीजिए। फर्स्ट का सी कह रहे हैं आप लोग, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी भी कर सकते हैं। फर्स्ट का सी है प्रॉब्लम्स विद रीडिंग एक्यूरेसी, स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन, सर्टेनिटी एज टू राइट और लेफ्ट हैंडेडनेस, स्लो रेट ऑफ राइटिंग या फिर डिफिकल्टी इन लर्निंग एंड रिमेम्बरिंग प्रिंटेड वर्ड्स। बताइए एक बार, आंसर कीजिए, जवाब दीजिए, जवाब। नेक्स्ट आंसर्स कर रहे हैं आप लोग, कई लोग तो ए भी बता रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आंसर क्या होगा इसका? ये सी, स्लो रेट ऑफ राइटिंग। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया, यानी डिसलेक्सिया का जो है वो एक विशेषता नहीं होगी, विशेषता नहीं होगी डिसलेक्सिया की। रीडिंग एक्यूरेसी, स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम होती है। सर्टेनिटी एज टू राइट और लेफ्ट हैंडेडनेस, यानी दाएं या बाएं हाथ की निश्चितता के दाएं से लिखेगा या फिर बाएं से लिखेगा, या फिर मतलब या फिर स्लो रेट ऑफ राइटिंग, पढ़ने से रिलेटेड होगा वो भी, और डिफिकल्टी इन लर्निंग एंड रिमेम्बरिंग प्रिंटेड वर्ड्स। ठीक है, स्लो रेट ऑफ राइटिंग फिर सही हो जाएगा यहाँ। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार देखेंगे। पावरफुल मोटिवेशन इज इफेक्टिव फैक्टर ऑफ लर्निंग। भाई अगर हम बात करें एक शक्तिशाली अभिप्रेरणा या मजबूत अभिप्रेरणा, पावरफुल कह लीजिए आप इसको, एक इफेक्टिव फैक्टर है लर्निंग, यानी एक महत्वपूर्ण तत्व है सीखने का। तो पहला ऑप्शन देखिए एक बार, चाइल्ड बिकम्स हेल्दी, यानी बच्चा स्वस्थ हो जाता है। डज मेडिटेशन, ध्यान करता है। लर्न्स रैपिडली, तेजी से सीखता है। या फील्स हैप्पी। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। उषा जी जल्दी करेगा, मैं एक बार बोल दूंगी देखने के लिए। क्या स्मार्ट बोर्ड ग्रीन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, कोई भी कलर का, बट व्हाइट थोड़ा सा नॉर्मल लगता है, ग्रीन थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब लगेंगे ग्रीन पे। आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। चाइल्ड बिकम्स हेल्दी, डज मेडिटेशन, लर्न्स रैपिडली या फिर फील्स हैप्पी। भाई अगर आपका जो टेक्निक है वो इफेक्टिव है, प्रभावी है, तो बच्चा तेजी से सीखेगा। यदि आपको मेरा समझाया हुआ है, डिस्कस किया हुआ जल्दी से समझ में आता है तो आप तेजी से सीख जाएंगे, वो चीज फटाफट से समझ में आ जाएगी, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बात यहाँ तक की बिल्कुल क्लियर रही होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाउ विल यू इरेडिकेट स्टीलिंग हैबिट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि मान लीजिए बच्चों में चोरी करने की आदत पड़ गई है तो आप इसको कैसे हटाएंगे। गिविंग रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स देकर के, एग्जाम्पल देकर के, स्कॉल्ड करके या फिर पनिशमेंट देकर के। बताइए एक बार, क्या करना ज्यादा बेहतर पसंद करेंगे यदि आपको चोरी की आदत को छुड़वाना है तो? बताइए। इंग्लिश पेडागोजी फुल करा देंगे, यूट्यूब पर करा देंगे, हल्का टेंशन ना लो, नॉट टू वरी। बताइए एक बार, जवाब दीजिए, जवाब। बाद में मिल जाएगी केदारमल जी, मन करे लीजिए, मन करे मत लीजिए, ये हंसी मजाक मस्ती के लिए है, ये टी शर्ट हो या कुछ भी हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, सब बस एक खुशी शेयर करने के लिए। अदरवाइज आई एम डूइंग फाइन, टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज की। बताइए एक बार, थ्रू एग्जाम्पल, थ्रू एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं। गांधी जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स, या किसी बच्चे का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई एक स्टोरी सुना सकते हैं। तो रिवॉर्ड देने से या फिर इन सब चीजों से ये सब टेम्परेरी हो जाएगा, बट एग्जाम्पल देना उसकी एक
अंदर से टच करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसर्च कंसर्न्ड विद सोशल प्रॉब्लम्स कैरीड ऑन बाय द स्कूल पर्सोनल टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस इज, यानी कि अगर हम रिसर्च की बात करें जो कि सोशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड इश्यूज स्कूल में हुए हैं उसके बेसिस में कुछ रिसर्च की गई है लोगों के बारे में, है ना। तो ये रिसर्च जो है एक कॉमन प्रॉब्लम पर है स्कूल की, फंडामेंटल रिसर्च कहलाएगी, एक्शन, सोशल या फिर नन ऑफ दीज। बताइए एक बार। टोकन इकोनॉमी होता है, किसी ने पूछा, नाम तो नहीं देख पाई मैं उनका। टोकन इकोनॉमी होता है बेसिकली, इसकी बात करते हैं आपके फियरे, पॉलो फियरे, आई थिंक हाँ, मतलब पॉलो फियरे या एक और कोई व्यक्ति है। बट टोकन इकोनॉमी होता क्या है, जैसे आप स्कूल में वो स्टार्स नहीं होते, स्टार्स मिलते हैं, या आप पबजी खेल रहे हो तो ऐसे गन मार के आपको कुछ मिल रहा होगा या कुछ इस तरीके का कर रहे हो, तो वो आपको टोकन्स मिल रहे हैं, रियल में कुछ नहीं है वो, है ना, कि आपने बहुत अच्छा बिहेव किया, 5 स्टार मिल गए आपको। फोर्थ का सी, सोशल रिसर्च जैसा कुछ भी नहीं होता, एक्शन रिसर्च होती है जो स्कूल की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को लेकर के जल्दी सॉल्व करने के लिए फटाफट से फास्ट एक्शन के लिए ली जाती है और इसमें सुलझाई जाती है, चाहे वो स्कूल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। देखो बात क्या हुई है, रिसर्च कंसर्न विद सोशल प्रॉब्लम्स कैरीड ऑन बाय द स्कूल पर्सनल। कोई समस्या हो गई समाज में जो किसके द्वारा की गई है, जो स्कूल में लोग हैं, कर्मचारी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक्शन रिसर्च करनी होगी। ठीक, कोई भी छोटा मोटा इशू है, पानी से लेकर के और कोई भी इनडिसिप्लिन तक का, उस पर आप एक्शन रिसर्च कर सकते हैं स्कूल में। नेक्स्ट है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 वाज अप्लाइड इन कंट्री। मतलब अगर हम बात करें जो आरटीई एक्ट है 2009 वाला, ये कब अप्लाई हुआ हमारे देश में, जैसे अभी आपकी एनपी है, ड्राफ्ट कब से चल रहा है, 2019 से चल रहा है, उससे पहले से काम चल रहा है उस पर, बट अप्लाई कब होगा देखा जाएगा, कब अप्लाई होगा। बताइए एक बार, कब से अप्लाई हुआ आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट, जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया संध्या, बी ऑप्शन 1 अप्रैल 2010। ठीक है, एक बार कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि भारत जो है वो कितने नंबर का देश बना आपका राइट टू एजुकेशन को लागू करने वाला, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई है। 1:30 जो है आपका प्राइमरी लेवल पर क्या रहे, बच्चों और टीचर का रेशो रहे, फिर 35:1 जो है वो आपका एलिमेंट्री पर रहे, एक्सीड ना करे, 40 बच्चों से ज्यादा ना हो एक क्लास में एक टीचर पर। ठीक, फिर है 6th क्वेश्चन आपका, इन एनसीएफ 2005 द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूडिंग आर्ट एजुकेशन इन स्कूल्स इज, आर्टिकल 21A में आता है वैसे जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट है। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो आर्ट एजुकेशन को इंक्लूड करने का उद्देश्य क्या है आपके स्कूल में, आर्ट एजुकेशन हम पढ़ते हैं ना, बताइए एक बार। देखो कितने कितने ज्यादा गलतियां कर रहे हो इसमें भी, है ना। कोई कह रहा है 132वां, है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इतनी गलतियों से कैसे चलेगा, है। सिक्स्थ का डी, सिक्स्थ का डी से मतलब है ए एंड बी बोथ, बिल्कुल सही बात है। आपकी जो कल्चरल हेरिटेज है, चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, उस सबको, आपकी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको सहेज के रखा जाए, और टू डेवलप स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी एंड मेंटल हेल्थ, बच्चों की जो मानसिक और उनकी क्या कहें व्यक्तित्व को विकसित करना, वो भी आर्ट के थ्रू होती है ना। आर्ट में आपका थिएटर भी है और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब आ जाएगा, तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है बात, और भारत क्या है 135वां देश बना राइट टू एजुकेशन एक्ट को एनेक्ट करने वाला, लागू करने वाला। ठीक है, इसका नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, बट ये अप्लाई हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हेन अ टेस्ट मेजर्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी कंसिस्टेंटली एक्यूरेटली देन दैट टेस्ट इज नोन एज, यानी कि जब एक जो टेस्ट है वो एक इंडिविजुअल की एबिलिटी को कंसिस्टेंटली मतलब लगातार बार बार सही तरीके से मेजर करता है, हमेशा सही रिजल्ट देता है, तो ये कौन सी विशेषता कहलाएगी एक टेस्ट की, बताइए एक बार। वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, या फिर नन ऑफ दीज, दीजिए जवाब एक बार। नहीं मनु, अभी कोई क्लास नहीं होती है ऐप पर, कर सकते हैं। नहीं, कंप्यूटर वालों को सीटीईटी की अनिवार्यता अभी तक तो नहीं है। बताइए एक बार, बी इज राइट, ए लॉक कर दें। अच्छा, ताला ले आइए फिर परी,
खैर मजाक कर रहे हैं, वैलिडिटी नहीं होगा, ए को लॉक नहीं कर सकते, रिलायबिलिटी होगा ये। जब बार बार आपको जब भी जरूरत पड़ती है आपका एक मित्र जो है तैयार होता है, काम आ जाता है समय पर, मतलब वो रिलायबल है। यानी कि बार बार जब आप कंसिस्टेंटली आपको वही रिजल्ट मिले जो जितनी भी बार आप कर रहे हैं, मतलब रिलायबिलिटी है। ऐसा नहीं है आज कुछ कल कुछ, है ना, तो वेवर नहीं है वो। ठीक, वैलिडिटी होता है जिस चीज के लिए बना हो उस चीज के लिए ओके टेस्टेड हो, है ना, कि भाई मान लीजिए अगर सीटीईटी के लिए बना है तो उसी के प्रकार के प्रश्न है उसमें, लेकिन रिजल्ट बार बार सेम आ रहे हैं, इसका मतलब रिलायबिलिटी है। ठीक है बात। ऑब्जेक्टिविटी होती है कि एम्बिग्विटी ना हो, उसमें संदेह ना हो कि सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एक बार, या कोई भी अगर टीचर चेक करे तो सबके लिए जो है वो ऑलमोस्ट उतना ही नंबर आए, थोड़ा बहुत कुछ अंतर हो सकता है, तो अब हम उसको ऑब्जेक्टिव कह देंगे। इन डैश द रोल ऑफ मेजरमेंट इज टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू और अचीवमेंट अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्किल्स, यानी कि किस एक चीज में मेजरमेंट का रोल है एक ओवरव्यू या फिर अचीवमेंट बताना नंबर ऑफ स्किल्स की। मान लीजिए कितने नंबर ऑफ स्किल्स आते हैं बच्चे को, किसका रोल होगा बताइए एक बार। फॉर्मेटिव, समेटिव या डायग्नोस्टिक? डायग्नोस्टिक कैसे होगा यार ये? गायत्री जस्ट 10 क्वेश्चंस हैं मंडे से, या फिर हो सकता है 1% के ट्यूसडे से भी वापस हम बिल्कुल ट्रैक पे आ जाएं, 12 बजे और 9 बजे फिक्स कर दें, और ऐसा होगा, बिल्कुल होपफुल रहिए, है ना। मैं भी एक इंसान ही हूँ, ऐसे मशीन वाली स्थिति नहीं है कि हमेशा एक ही स्पीड पे भागता रहेगा, है ना, तो गति को पहचानिए। सबमेटिव इवेल्युएशन, सबमेटिव इवेल्युएशन यानी योगात्मक मूल्यांकन में क्या होगा, आप मेजर करते हैं कितना परसेंट आया, आप जजमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, आपको नंबर्स में डेटा चाहिए, जस्ट असेस करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है बात, तो इतनी सी बात हो गई क्लियर, है ना, तो ये एक बेसिक बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ऑफ इन्फेंसी, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी, यानी शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था है उसकी कौन सी एक विशेषता नहीं है, बताइए एक बार कौन सी विशेषता नहीं होगी। पहला ऑप्शन है आपका रैपिडिटी इन फिजिकल डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, फुल ऑफ मॉरलिटी, या रैपिडिटी इन मेंटल एक्टिविटीज, बताइए एक बार। थोड़ा इजी है आज क्वेश्चन। हाँ जी राखी, आज प्रैक्टिस होना इंपॉर्टेंट था, ले आएंगे, बहुत बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे, आपको टेंशन ना लो पेपर के अनुसार। और ये कुछ 3000 लोग हैं, सिर्फ 1500 लोग ही हैं जिनको ये सेशन पसंद आया है। इस सेशन अगर पसंद आए तो लाइक किया करो, आकर के बताया करो कि हम हैं जिंदा, और आप भी हो जाइए, हैं। बताइए एक बार, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, फुल ऑफ मॉरलिटी, क्या होगा आंसर? सी ऑप्शन कह रहे हैं आप, फुल ऑफ मॉरलिटी। मॉरलिटी ये ऐसी एज है, आपके कोलबर्ग भी कहते हैं कि यहाँ मॉरलिटी शून्य है प्री कन्वेंशनल स्टेज पे, यानी कि जन्म से 2 वर्ष का बच्चा है, उसको अपनी जो फिजिकल उसकी जरूरतें हैं वही पूरी हो जाए, उसको भूख लगेगी तो वो रोने लग जाएगा, खाने लग जाएगा, उसको फर्क थोड़ी पड़ता है आप चोरी करके खिला रहे हैं उसको या कैसे लाए हैं, उसको मॉरलिटी से कोई मतलब नहीं, उसको खाने से मतलब है ना। ये जो फिजिकल डेवलपमेंट है बहुत तेजी से होता है जन्म से 2 वर्ष में, डिपेंडेंट होता है बच्चा दूसरों पर। रैपिडिटी इन मेंटल एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज बेसिकली उसका सभी प्रकार से जो विकास है वो तेजी से चल रहा होता है। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बाय मोटर डेवलपमेंट वी मीन द डेवलपमेंट ऑफ इन द यूज ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, मतलब कि मोटर डेवलपमेंट से हमारा मतलब है कि हमारे हाथों और पैरों की किस चीज का डेवलपमेंट होना, किसमें, माइंड एंड स्पिरिट में, लर्निंग एंड एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड लर्निंग, या फिर स्ट्रेंथ एंड स्पीड, बताइए एक बार। रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और कौन सा, वैलिडिटी वाला टॉपिक क्लियर कर दो एक दिन। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिन पे छोटी छोटी वीडियोस बनानी ही पड़ेंगी मुझे, एक बार मैं ये नोट कर लूंगी यार, एक दिन ना ये बैठ के नोट करने हैं ऐसे ऐसे टॉपिक। ऑब्जेक्टिविटी, क्योंकि ये बहुत डाउट रहते हैं, कितना भी बड़ा टॉपिक करा दो, हालांकि मैं सीसी करा चुकी हूँ। रिलायबिलिटी और क्या था, वैलिडिटी, ठीक है। ये छोटे छोटे वीडियोस, ये 12 बजे वाला जो वीडियो आना शुरू होगा ना, उसमें धीरे धीरे करके इन सबको निपटाएंगे, है ना। बहुत दिन से ढीले चल रहे हैं, थोड़े से तेज चलेंगे फिर। स्ट्रेंथ एंड स्पीड, बेसिकली ऐप वाला काम हो चुका है, अभी चीजें सेटल्ड हैं, अब बस काम ही करना है धीरे धीरे, है ना। स्ट्रेंथ एंड स्पीड में जो डेवलपमेंट है उसको हम मोटर डेवलपमेंट से जोड़ते हैं। भाई फिजिकल डेवलपमेंट मतलब आपका शारीरिक विकास, हाथ तो आपके डेवलप हो गए, जन्म के समय भी आपके हाथ थे, लेकिन उन हाथों में जो स्ट्रेंथ आएगी, स्पीड आएगी, प्रिसीजन आएगा, कंट्रोल आएगा, वो गतिकीय जो विकास है यानी मोटर डेवलपमेंट के अंडर आएगा। जब आप भागना, दौड़ना, चलना, कूदना, उछलना ये सब शुरू कर देते हैं। मोटर डेवलपमेंट में भी 2 प्रकार हैं, एक है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और दूसरा है आपका
फाइन मोटर डेवलपमेंट। ये मेरी राइटिंग तो नहीं हो सकती इतनी सुंदर, मजाक कर रही हूँ। ग्रॉस मतलब जो आपका स्थूल गतिक कौशल, आपकी आर्म्स, बड़ी बड़ी मसल्स का यूज, आपके हाथों का, आपके पैरों का। फाइन क्या है? सूक्ष्म, बिल्कुल पेन से लिखना हुआ, ड्राइंग करना हुआ, जो छोटी मसल है उनका कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बात यहाँ तक की क्लियर है? तो ये एक बेसिक बात है। आज की कहानी यही समाप्त होती है। और क्वेश्चन नंबर आउट ऑफ 10 आपने कितने तीर मारे जरा बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी कल हम मिलेंगे, और हो सकता है कल की जो संडे वार्ता है वो गांव से हो जाए। बहुत टाइम हो गया है, ऐसे बुलंदशहर शायद चली जाऊं मैं, है ना। तो फिर मंडे को भी सेशन नहीं होगा, बट संडे को तो संडे वार्ता तो कर ही सकते हैं थोड़ी बहुत देर की। तो ये एक बेसिक सी बात है। आउट ऑफ 10 कितने हुए ठीक ये बताइएगा। फिर ब्रेक के बाद मजेदार काम करेंगे। इतने पुराने वीडियोस देखिए, बहुत कुछ है उनमें देखने के लिए। कुछ वीडियोस में फीचर्ड वीडियो वाले सेक्शन में भी डलवा दूंगी अब मैं, जिनको थियरी वगैरह की वीडियोस नहीं मिलती है उनके लिए। ठीक है बात?